Alright, let's formally begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह काइनेमेटिक्स की नॉलेज को मजीद आगे लेके जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करके काइनेमेटिक्स की एक्सप्लेनेशन को निपटा देंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आज इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन को निपटा देंगे। अच्छा, अब जो है कल वाली बात जो ग्रेडियंट्स के हवाले से की थी वो एक दफ़ा आप देख लें। उसी की बेसिस पर हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने ये सीखा था कि अगर दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, पहला वेरिएबल बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा हो, तो ऐसे केस में ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स हो, एक बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा हो, तो ऐसे केस में ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होता है। और फिर हमने एक और बात सीखी थी कि अगर ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x प्लॉट हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे y है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x है, y अगेंस्ट x का ग्राफ बन रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। याद रहे, जो चेंज आ रहा होता है वो y में आ रहा होता है, बिकॉज y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, याद रखें ये बात। rate of change of dependent variable with respect to independent variable, और independent variable horizontal axis पर आता है और dependent variable vertical axis पर आता है। अच्छा, अब हमने बात की थी पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट, फिर हमने बात की थी जीरो ग्रेडियंट, और फिर हमने कहा था कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट। ये 5 ग्राफ्स हमने देखे थे। इन्हीं 5 ग्राफ्स को जो है अभी हम देखते हैं, इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। अब ये 5 ग्राफ समझ आ गए, तो एक्सेस है y और x। अब देखिएगा यही 5 ग्राफ्स आगे फिर आ रहे हैं। ये आ गए आगे वाले 5 ग्राफ्स, लेकिन कुछ फर्क है, कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या बदला है? y की जगह पे डिस्टेंस आ गया और x की जगह पे टाइम आ गया। तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। आपके सिलेबस में 2 ग्राफ्स हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ। दोनों को वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस हमें डिस्टेंस बताती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें टाइम बताती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें वाज़े तौर पे पता चल रहा है द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम। इसके अलावा जो एक मजीद बात है जो हमें पता होनी चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में, वो क्या है? द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकाला जाए तो हमें क्या पता चलता है? स्पीड पता चलती है। अगर ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x प्लॉट हो तो हम कहते हैं कि हमें ग्रेडियंट मिलता है। तो अब जब ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम है तो उसका भी जब ग्रेडियंट निकालेंगे तो उसके ग्रेडियंट के एक पर्टिकुलर नाम है, और वो नाम क्या है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट को स्पीड कहते हैं। मतलब अगर कभी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया जाए और स्पीड मांगी जाए तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लेंगे। जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक की स्पीड मांगी है उस पॉइंट का ग्रेडियंट निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो है वो उस पॉइंट की स्पीड आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे स्पीड कहते क्यों है? अब जरा सोचें, ग्रेडियंट नॉर्मली क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? ग्रेडियंट हमने देखा है, ग्रेडियंट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये कब होता है? जब वर्टिकल एक्सिस पर y हो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x हो। अब वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम। तो अब देखिएगा चेंज क्या आया। y2 माइनस y1 की जगह आ गया d2 माइनस d1, डिस्टेंस 2 माइनस डिस्टेंस 1, और x2 माइनस x1 की जगह पे आ गया t2 माइनस t1।
तो d2 माइनस d1 का अगर यूनिट लेट सपोज मीटर्स है, लेट सपोज मैंने डिफरेंस लिया 50 मीटर्स आया और t2 माइनस t1 लिया 5 सेकेंड्स आया, तो 50/5 5 सेकंड में मैंने 50 मीटर कवर किए। अब सोचे ना आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है। तो कल हम सीख कर आ चुके हैं, पहले भी बहुत दफा देखा कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां अगर हम कहें तो 50 मीटर डिस्टेंस है और 5 सेकंड टाइम है। तो जब मैंने ग्रेडियंट निकाला तो क्या निकला, सोचें, जब ग्रेडियंट निकाला तो क्या निकला, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड 50 मीटर, टाइम टेकन 5 सेकेंड्स, 50/5 किया 10 आ गया, ये हो गया 10 मीटर अपॉन सेकेंड का मतलब मीटर पर सेकेंड। तो आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि जब मैंने ग्रेडियंट निकाला तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन विच एक्चुअली मीन्स स्पीड। तो यहां से ये बात साबित हो गई कि जैसे ग्रेडियंट निकालते थे नॉर्मल तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता था, अब d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1 है, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम है विच एक्चुअली मीन्स स्पीड। तो ये बात साबित हो गई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो स्पीड होता है। और हम कह रहे हैं जैसे वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते थे, क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस विद रिस्पेक्ट टू टाइम का लिखना जरूरी है, तो मैं यहां सर्कल करके लिख रहा हूं नॉट एसेंशियल। विद रिस्पेक्ट टू x लिखना तो जरूरी था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t लिखना जरूरी नहीं है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, जब वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में विद रिस्पेक्ट टू x का लिखना जरूरी था, तो यहां विद रिस्पेक्ट टू t का लिखना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि रेट से हमारे जहन में ऑटोमेटिकली टाइम आ जाता है, रेट से हमारे जहन में ऑटोमेटिकली टाइम आ जाता है। तो जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डी की बात करते हैं तो सुनने वालों को समझ आ जाता है कि टाइम की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अगर हम वाकई में चाहते हैं कि टाइम की इन्वॉल्वमेंट, टाइम के अलावा कोई और वेरिएबल का बताना चाहते हैं, कोई और वेरिएबल का जिक्र करना चाहते हैं, तो विथ, ये मैंने WTR लिख दिया विच इज रॉन्ग, विथ रिस्पेक्ट टू होना चाहिए, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे वहां विद रिस्पेक्ट टू x लिखते थे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो लिखना हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू t, सही है भाई। तो ये विद रिस्पेक्ट टू t जो है इसका लिखना इसलिए एसेंशियल नहीं है क्योंकि रेट का मतलब ही टाइम। आप सोचे ना, मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट वाज योर रेट ऑफ डूइंग योर होमवर्क, व्हाट वाज द रेट ऑफ डूइंग योर होमवर्क, तो आप कहेंगे सर आई अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स, मैंने 20 क्वेश्चंस 2 घंटे में किए। तो मैंने कहा व्हाट वाज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, व्हाट वाज द रेट ऑफ डूइंग होमवर्क, तो आप बोलेंगे सर 10 क्वेश्चंस पर आवर। कैसे निकाला, 20 क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, तो 10 क्वेश्चंस पर आवर हो गया। तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब ही क्या है, रेट का अपना दरअसल मतलब ही क्या है, पर यूनिट टाइम। देखिए कुछ गुफ्तगू जो मैं करता हूं ना वो आपकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए करता हूं, वो गुफ्तगू को करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, ना आपके लिए जरूरी है। अगर मैं आपको सिंपल सिंपल बात बता दूं ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स स्पीड, तो आप याद कर लेंगे, लेकिन हमने सिर्फ याद नहीं करना, हमने सिर्फ रट्टा नहीं मारना, हमने समझना है। तो वो बात समझा रहा हूं जो आपके लिए फ्यूचर में बड़ी काम आ सकती है, जो आपके लिए हमेशा जहन में कॉन्सेप्ट रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अगर आपने कह दिया तो आप सोचें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब कि हर पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो ये बात आप जानते हैं, पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस चेंज होती है उसको स्पीड ही तो कहते हैं। जैसे 50 किलोमीटर पर आवर,
हर घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस चेंज हो रही है, 100 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी कि पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस में चेंज आता है उसको स्पीड ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब अगर टाइम के अलावा कुछ और वेरिएबल हो तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल लिखना जरूरी है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम ही हो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम का लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि रेट का तो मतलब ही पर यूनिट टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहां से कंफर्म हो गई बात कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड बताता है, और क्यों बताता है ये बात कंफर्म हो गई, ये बात आपको समझा दी। अच्छा, अब आते हैं उन्हीं 5 ग्राफ्स पे जो 5 ग्राफ्स हमने ऊपर देखे थे। बस फर्क ये था कि वहां पर y और x था, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम है। तो वहां पर हम कांस्टेंट ग्रेडियंट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, यहां हम क्या करेंगे देखें आप। यहां तो हमें नाम पता चल गया ना ग्रेडियंट का, वहां तो नाम पता नहीं था, यहां तो हमें उस ग्रेडियंट का नाम पता चल गया कि ग्रेडियंट को स्पीड कहते हैं। यहां जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, हमें स्पीड मिलती है। तो अब मैं जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो मैं कांस्टेंट ग्रेडियंट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कांस्टेंट स्पीड। आप देख सकते हैं पहले सेकंड में डिस्टेंस 5 मीटर थी, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर हो गई, तीसरे सेकंड में 15 मीटर हो गई। तो आप देख सकते हैं टाइम का चेंज और डिस्टेंस का चेंज प्रोपोर्शनल तो है ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, लेकिन रेट जो है वो कांस्टेंट है। हर एक सेकंड बढ़ने पे 5 मीटर बढ़ रहा है, हर एक सेकंड टाइम बढ़ने पे 5 सेकंड से डिस्टेंस बढ़ रही है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, rate of change of distance is constant, this means constant speed। तो पहला ग्राफ जो वहां पर कांस्टेंट ग्रेडियंट कहलाता था, यहां पर हम कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड। आपके पास जो कॉपी में ग्राफ्स बने हुए उसको आप कंपेयर भी करते रहे। सेकंड ग्राफ पे आ जाए। सेकंड ग्राफ में वहां पर हमने कहा था इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, तो यहां हम ग्रेडियंट के बजाय क्या कहते हैं, स्पीड। इसका मतलब यहां पर है इंक्रीजिंग स्पीड। अब सोचें पहले आपकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड थी, अब स्टीप हो गया, अब आपकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो ये जो इंक्रीजिंग जा रहा है, जिसको हम इंक्रीजिंग ग्रेडियंट पढ़ा करते थे, अब इससे हमें पता चल गया इंक्रीजिंग स्पीड। अच्छा, यह सवाल आता है कभी कभार एग्जामिनर कहता है कि व्हेन टाइम इज 3 या व्हेन टाइम इज 5, व्हेन टाइम इज 5 फाइंड द स्पीड, व्हेन टाइम इज 5 फाइंड द स्पीड। आप पता है क्या करेंगे, आप टाइम इक्वल्स टू 5 पे टेंजेंट बनाएंगे, जो मैंने आपको सिखाया था कल हुनर, कि अगर हमें कर्व का ग्रेडियंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो तो कर्व के हर पॉइंट का ग्रेडियंट मुख्तलिफ होता है। जो कर्व होता है उसके हर पॉइंट का ग्रेडियंट मुख्तलिफ होता है। द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमने सीखा था बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व बना हुआ हो और किसी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जामिनर हमसे स्पीड पूछे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्या करना है, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आना है और कर्व पे टेंजेंट बना देना है, और फिर उस टेंजेंट पे दो पॉइंट्स जो डिस्टेंट अपार्ट हो, उन दो पॉइंट्स के जरिए उस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लेना है, और जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वही उस कर्व के उस पॉइंट का ग्रेडियंट होगा। लिहाजा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट आ जाएगा और ग्रेडियंट को स्पीड कहते हैं, लिहाजा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड आ जाएगी। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है जैसे ग्राफ नंबर 1 में, तो हम कोई भी दो पॉइंट्स डायरेक्ट लेके स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व बना के दिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड पूछी है, तो उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पे टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ग्रेडियंट आता था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड आ जाएगी।
इसी तरह जैसे सेकंड वाला ग्राफ कर्व है, उसी तरह थर्ड वाला ग्राफ भी कर्व है। डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट नहीं बोलेंगे बल्कि डिक्रीजिंग स्पीड बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले स्पीड 8 मीटर्स पर सेकेंड थी, लेट सपोज, अब 6 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ग्रेडियंट लेस स्टीप हो गया मतलब स्पीड कम हो रही है। तो टाइम बढ़ने पे डिस्टेंस तो बढ़ रही है लेकिन स्लोली बढ़ रही है, डिक्रीजिंग स्पीड के साथ बढ़ रही है। तो ग्राफ नंबर 2 में इंक्रीजिंग स्पीड एंड ग्राफ नंबर 3 में इंक्रीजिंग, सॉरी, ग्राफ नंबर 2 में इंक्रीजिंग स्पीड एंड ग्राफ नंबर 3 में डिक्रीजिंग स्पीड। वहां पर ग्रेडियंट का लफ्ज इस्तेमाल होता था, यहां पर स्पीड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। चौथा ग्राफ, वहां पर हमने कहा था जीरो ग्रेडियंट, तो यहां पर हम कहेंगे जीरो स्पीड। और जीरो स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड जब जीरो हो, जब गाड़ी की स्पीड जीरो, क्या मतलब है? तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी या द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्टेशनरी का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो अगर कभी जीरो स्पीड होगी तो हम समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, उसकी डिस्टेंस अगर लेट सपोज 50 मीटर्स थी, तो टाइम गुजरता जा रहा है, 2 सेकंड हुए, 4 सेकंड हुए, 6 सेकंड हुए, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है। ये जो मैंने सिंगल सिंगल ग्राफ्स बनाए ना, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 2-3 चीजें मर्ज हो सकती हैं, मतलब इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग, मतलब सब चीजें मर्ज हो सकती हैं एक ग्राफ के अंदर। तो ये मैंने जो 5 ग्राफ्स बनाए हैं, इसमें से 2-3 ग्राफ, 2-3 हिस्से मर्ज होके एक पर्टिकुलर ग्राफ बन सकता है। तो अभी हम सिंगल सिंगल चीज को समझ रहे हैं कि हमें जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये चीज, ये शेप नजर आए तो क्या मतलब, ये शेप नजर आए तो क्या मतलब, ये शेप नजर आए तो क्या मतलब। तो अभी हम सिंगल सिंगल स्टेप्स जो है वो समझ रहे हैं। जब ये मर्ज होके आएंगे तो क्या होगा, तो हमें इंशाल्लाह जब ये सिंगल सिंगल समझ आ जाएंगे तो वो मर्ज वाली चीज भी समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। तोड़ तोड़ के समझाने के बाद एक मर्ज वाला एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, फिर पास्ट पेपर के थ्रू बाकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा जनाब, तो अब हम बात कर रहे थे चौथे वाले ग्राफ की। चौथे वाले ग्राफ में डिस्टेंस 50 मीटर थी, टाइम गुजरता जा रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब स्पीड जीरो है क्योंकि ग्रेडियंट जीरो है। चौथा ग्राफ हो गया। अच्छा, पांचवा ग्राफ आए। पांचवे वाले ग्राफ में आप देख रहे हैं डिस्टेंस कम हो रही है। अरे आप सोचे डिस्टेंस कम, डिस्टेंस तो कभी कम नहीं होती। मैं अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से अपने दोस्त के घर गया, अपने दोस्त के घर से वापस घर आ गया, तो क्या डिस्टेंस कम हुई? जब स्कूल गया तो डिस्टेंस कवर की, दोस्त के घर गया तो डिस्टेंस कवर की, दोस्त के घर से वापस आया तो फिर डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस तो बढ़ रही है, डिस्टेंस तो बढ़ती ही चली जाती है। तो ये ग्राफ पीछे कैसे आ रहा है? तो याद रहे, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, प्योरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है वर्टिकल एक्सिस पे, तो ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा। तो यहां कैसे नीचे आ रहा है? क्योंकि बच्चों यहां एक्सेस देखें, यहां डिस्टेंस नहीं लिखा, यहां डिस्टेंस फ्रॉम होम लिखा है। यहां डिस्टेंस नहीं लिखा, यहां डिस्टेंस फ्रॉम होम लिखा हुआ है। और डिस्टेंस फ्रॉम होम का दरअसल मतलब है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का जो टर्म है वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट तो पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। ये कॉमर्स वालों को सही से याद नहीं होता, कभी साइंस में पढ़ा भी हो लेकिन फिजिक्स नहीं होता तो नहीं पढ़ते। तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। डिस्प्लेसमेंट का टर्म आपके सिलेबस में वाजे तौर पे तो नहीं लिखा, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसको डिस्प्लेसमेंट ही तो कहते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम होम, आपके सवालात आपको इसके भरपूर मिलेंगे जिसमें इस तरह का सिनेरियो होता है। तो याद रखें, सिर्फ डिस्टेंस लिखा होगा ना तो ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस फ्रॉम होम या डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल या डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस या डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए,
डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट का जब जिक्र होगा ना, तो फिर जो है उससे डिस्टेंस नहीं कहते, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये पांचवा वाला ग्राफ समझने से पहले मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आर्गुमेंट की तरफ लेके आता हूं। तो मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशन लिखी है। डिस्प्लेसमेंट अभी आप लिखने की जल्दी ना करें, अभी सिर्फ सुन ले, बेशक लिखने का टाइम मैं इंशाल्लाह दूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, या सिंपल लफ्जों में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, चले छोड़ें अभी आप, रहने दें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शॉर्टेस्ट वे में क्या है। एक मिनट, हाँ जी। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की आपकी सेकंड वाली बड़ी काम की है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर मैंने नीचे एक बात लिखी, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। भाई डिस्टेंस, गलतफहमी में मत रहना कि डिस्टेंस कम होती है, नहीं, डिस्टेंस कभी कम नहीं होती, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती है। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट है जो इंक्रीजेज होती, जो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अगर डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट है तो आप सोचे ना, डिस्टेंस फ्रॉम होम है, तो घर से दूर जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, घर की तरफ आऊंगा तो होम से डिस्टेंस कम हो रही है ना। आप सोचे, डिस्टेंस तो बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम होम का मतलब मैं होम से कितने फासले पर हूं। तो अगर मैं घर से दूर जा रहा हूं तो मेरा घर से फासला ज्यादा है, अगर मैं घर के करीब आ रहा हूं तो मेरा घर से फासला कम है। तो डिस्टेंस जब होता तो डिस्टेंस तो बढ़ी रही होती, चाहे मैं जा रहा होता या आ रहा होता। लेकिन जब डिस्टेंस फ्रॉम होम था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रेवल की, इसका मतलब है कि मैं घर से कितनी दूरी पर हूं। अम्मा फोन करती हैं, बेटा कब घर आओगे? बस अम्मा 2 किलोमीटर के फासले पर हूं। तो वो जो घर से आपकी डिस्टेंस थी उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अब तक 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसका मतलब ये है कि आप अभी घर से 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम होम इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कहता है डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट the distance will increase, and if you are moving towards that point the distance will decrease. तो यहां पर मैंने यही चीज लिखी हुई है जिस एग्जांपल को मैं आपके सामने रख रहा हूं, A to B and B to C। अब सोचें, डिस्टेंस फ्रॉम A की बात हो रही है। अब जैसे आपने डिस्टेंस का लफ्ज देखा तो आपके जहन में आया डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, लेकिन जब साथ ही साथ फ्रॉम A पढ़ा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये डिस्टेंस फ्रॉम A है, ये प्योर डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए का दरअसल मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जब मैं पहुंचा पॉइंट बी पे, जब मैं ए से सफर करना शुरू किया, जब मैं पॉइंट बी पे पहुंचा, एट पॉइंट बी, तो मेरी ए से कितनी डिस्टेंस है? तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस फ्रॉम ए मेरी जो है 50 मीटर है, क्योंकि मैं ए से 50 मीटर की दूरी पर हूं। तो मैं पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, और बढ़ते 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 यहां आया। तो हो क्या रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम ए बढ़ रही थी, तो ग्राफ ऊपर जा रहा था, टाइम गुजर रहा था और ग्राफ ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं ए से दूर जा रहा था और ए से मेरी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जब मैंने यू टर्न लिया, जब मैंने गाड़ी घुमाई, जब मैंने यू टर्न लिया, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आना शुरू हो गया। ए से मेरी डिस्टेंस नोट हो रही थी और मैं ए के करीब आना शुरू हो गया। तो जब मैं पॉइंट सी पे पहुंचा, जब मैं पॉइंट सी पे पहुंचा, तो बी से सी तक 35 मीटर मैंने कवर किए थे। तो अब डिस्टेंस फ्रॉम ए कितनी है जरा देखें। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए आप देख सकते हैं 15 मीटर है। तो जब मैं पॉइंट सी पे था, जब मैं पॉइंट सी पे था,
तो मेरी डिस्टेंस फ्रॉम ए कितनी थी? 15 मीटर थी। तो डिस्टेंस अलग चीज, डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट अलग चीज। डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट बढ़ती भी है और कम भी होती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। अब मुझसे कोई पूछे भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ, जब मैं ए से निकला और सी तक पहुंचा, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए नहीं पूछी जा रही, मुझसे पूछी जा रही है भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ कि जब तुम सी पे पहुंचे, घर से निकले, ए से निकले, जब सी पे पहुंचे तो अब तक कितनी डिस्टेंस कवर कर चुके हो? तो सब कहेंगे सर पहले 50 मीटर कवर किए, फिर मैंने 35 मीटर कवर किए, इसका मतलब कुल मिला के मैंने 85 मीटर्स कवर किए। तो टोटल डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल की वो 85 मीटर है। लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम ए पहले बढ़ रही थी। अच्छा, जब मैं बी पे था तो बी पे मुझसे पूछा गया बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो हम बोलेंगे 50 मीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए भी 50 है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी 50 है। लेकिन जब यू टर्न लिया और सी तक आया तो डिस्टेंस तो बढ़ती चली गई। भाई मैंने तो मेहनत की है ना, मेरी गाड़ी तो चली है, तो डिस्टेंस तो बढ़ती चली गई। डिस्टेंस 80 50 से बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम ए कम होके होके कम होते होते 15 पे पहुंच गई। तो याद रहे जब डिस्टेंस फ्रॉम ए का लफ्ज हो, या डिस्टेंस फ्रॉम होम, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल या डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस एक्सिस पर लेबल्ड हो, तो वो ग्राफ नीचे आएगा। सिर्फ डिस्टेंस लिखा होगा ना तो ग्राफ नीचे नहीं आएगा। लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम होम या डिस्टेंस फ्रॉम ओ या डिस्टेंस फ्रॉम ए या डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल या डिस्टेंस फ्रॉम समवेयर लिखा हुआ है, तो वो ग्राफ ऊपर भी जाएगा और वो ग्राफ नीचे भी आएगा। तो ऐसे केस में अगर वो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप समझ जाएं कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से दूर हो रहे हैं, और जब वो ग्राफ नीचे आ रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के करीब आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। कॉपी कर लें, फिर मैं ग्राफ्स में वापस आता हूं, फिर ग्राफ्स कॉपी कर लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लें और क्लियर एंड डन जब कॉपी कर लें उसके बाद क्लियर एंड डन लिखिएगा, मुझे समझ आ जाएगा कि समझ भी आ गया और आपने लिख भी लिया।
चलें जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने अब तक कॉपी नहीं किया तो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, वापस ऊपर आते हैं। तो इससे सबसे पहली बात हमें ये पता चलती है कि जब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ नजर आए तो पहले वर्टिकल एक्सिस को गौर से पढ़ना है कि क्या वो सिर्फ डिस्टेंस लिखा हुआ है या डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट लिखा हुआ है। तो अगर डिस्टेंस लिखा हुआ है तो ग्राफ पे नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, साथ साथ सवाल भी पढ़ लिया करें कि वो जो डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस पे लेबल्ड है वो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर वर्टिकल एक्सिस पे नहीं लिखा, सवाल में कुछ ऐसा लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो फिर आप समझ जाएंगे कि ग्राफ नीचे आ सकता है। तो ग्राफ जब सिर्फ डिस्टेंस लिखा होगा सिर्फ बढ़ेगा, वापस नीचे नहीं आएगा। डिस्टेंस कभी कम नहीं होती, लेकिन जब डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट लिखा हुआ हो तो फिर वो ग्राफ ऊपर भी जाएगा, वो नीचे भी आएगा। अवे फ्रॉम दैट पॉइंट तो वो ग्राफ बढ़ेगा, टुवर्ड्स दैट पॉइंट तो ग्राफ कम होगा। तो ये जो पांचवा ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, इस पांचवें ग्राफ में डिस्टेंस फ्रॉम होम लिखा हुआ है, जिसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और वो ग्राफ नीचे आ सकता है। तो अगर कभी ग्राफ नीचे आ रहा हो, अगर कभी ग्राफ नीचे आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है। तो आपसे स्पीड पूछी जा सकती है ऐसे केस में, लेकिन आप देखें ग्रेडियंट के केस में मैंने बताया था कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। तो यहां पर जब ग्रेडियंट निकालूंगा तो क्या मिलेगी, स्पीड। अब स्पीड तो नेगेटिव आ गई। अब आप परेशान, सर ये स्पीड नेगेटिव कैसे आई। तो एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि नेगेटिव स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी, लेकिन ओ लेवल मैथ्स के लिए वेलोसिटी की कंसीडरेशन, वेलोसिटी को समझना ये बात जरूरी नहीं है। वेलोसिटी इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेट्स सपोज मेरा ग्रेडियंट आया -5 मीटर पर सेकेंड आ गया, सही है। अब मैं हैरान हुआ, मैंने कहा -5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड तो कभी माइनस होती नहीं है। तो आप ये समझ जाएं कि माइनस जो है इसलिए है कि डायरेक्शन बदल चुका है। वेलोसिटी, पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, हालांकि डिटेल जरूरी नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वेलोसिटी इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर कभी नेगेटिव वेलोसिटी नजर आए, -5 नजर आए, इसका मतलब पता है क्या होगा, डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, कि डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका सिंपल मतलब है ऑब्जेक्ट ने यू टर्न ले लिया है। इसका सिंपल सा मतलब है ऑब्जेक्ट ने यू टर्न ले लिया है। तो अगर कभी ऐसा हो ना कि when the object was returning to the home, when the object was returning towards home, what was its speed, तो आपने जब ग्रेडियंट निकाला आंसर नेगेटिव आ गया। अब आप परेशान हो गए, नेगेटिव क्यों आया। तो भाई नेगेटिव ऐसे केस में इग्नोर मारे और आप पॉजिटिव वैल्यू दें। आपसे स्पीड पूछी जा रही है, आप बोले स्पीड 5 है। सर जब स्पीड पॉजिटिव 5 है तो नेगेटिव क्यों आ रहा था। तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब ग्रेडियंट निकाला जाता है तो वेलोसिटी निकलती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे आ सकता है, वैसे वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन चेंज हो गया है। मतलब ये पता है -5 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है। -5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए -5 आ रहा है। इसका मतलब जाते वक्त मेरी स्पीड थी तो पॉजिटिव आ रहा होगा ग्रेडियंट, लेकिन वापसी आते वक्त जब मैं घर वापस आ रहा था क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा था तो ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर -5 आ रहा है जिसका मतलब मैं वापसी पे आ रहा हूं, कितनी स्पीड पे, 5 मीटर पर सेकेंड पे आ रहा हूं। तो कभी ऐसा हो ना कि ग्राफ नीचे आ रहा हो और आपसे जो है वो पूछा जाए कि उस वक्त बताओ स्पीड क्या थी, when we were returning home what was the speed। तो आप जब ग्रेडियंट निकालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू जो आएगी उसमें नेगेटिव को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और आप पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव सिर्फ इसलिए आ रहा था क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट था, बस दैट्स इट। वेलोसिटी की कंसीडरेशन हमारे सिलेबस से रिक्वायर नहीं की, इसकी मजीद गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझना जरूरी है वेलोसिटी मींस स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव वैल्यू कभी नजर आएगी तो इट वुड मीन कि डायरेक्शन चेंज हो गया है। स्पीड 5 है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है, बस दैट्स इट। इससे अलावा हमें कुछ पता भी नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बहुत है आपके लिए।
सही है जनाब। तो ये 5 ग्राफ जो है डिस्टेंस के हवाले से हैं। कांस्टेंट ग्रेडियंट था, कांस्टेंट स्पीड, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट था, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट था, डिक्रीजिंग स्पीड, जीरो ग्रेडियंट था, जीरो स्पीड, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और फिर वहां नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट था, कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट या कांस्टेंट नेगेटिव स्पीड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है, और अगर कभी ऐसे पॉइंट में स्पीड पूछी जाएगी तो नेगेटिव इग्नोर करके आंसर देंगे। मैंने यहाँ तक बहुत डिटेल में बात बता दी। पांचों ग्राफ्स कॉपी कर लें, उसके बाद फिर से क्लियर एंड डन लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं कि ग्राफ भी समझ आ गए हैं, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ। चलो, मेजोरिटी ने कॉपी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कॉपी स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी ने नहीं किया तो आगे बढ़ो।
अच्छा, ये जो पांचों ग्राफ्स हैं इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 करेंगे, और जो इसके बाद मैं स्पीड टाइम ग्राफ बताऊंगा उसकी नंबरिंग करेंगे ABCDE। इसकी खास वजह है मैं कन्वर्जेंस करवाना चाहता हूँ, इसलिए नेमिंग उसी हिसाब से कीजिएगा। 1 2 3 4 5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नंबरिंग होगी, और स्पीड टाइम ग्राफ जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ उसकी नंबरिंग होगी ABCDE। चलिए आ जाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की जानिब। अच्छा जनाब, स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। हमने बात की थी कि वर्टिकल एक्सिस जो है हमें डिस्टेंस बताएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम बताएगी। स्पीड टाइम ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस जो है हमें स्पीड बताती है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमें टाइम बताती है। तो अब सबसे पहले ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं। ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब y की जगह पे तो स्पीड है, तो अब इट वुड बिकम s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। कि भाई स्पीड जो है लेट सपोज चेंज हुई 20 मीटर्स पर सेकेंड। कितने सेकेंड्स में चेंज हुई? 5 सेकेंड्स में चेंज हुई। 5 सेकेंड में मेरी स्पीड 20 से बढ़ गई। मतलब अगर मैं यहां पर लाइन बनाऊं और 2 पॉइंट्स लूं, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट सपोज 1,10 है, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,30। नहीं सॉरी, एक मिनट, 6,30। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 सेकंड जब गुजरे तो मेरी स्पीड 10 से 30 हो गई। मतलब मेरा पैर एक्सेलरेटर पर है। थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चलना है। मेरी स्पीड जो है वो जब पहला सेकंड था, टाइम जब 1 सेकंड था, तो मेरी स्पीड 10 थी। जब टाइम 6 सेकंड्स है तो स्पीड 30 हो चुकी है। इसका मतलब 5 सेकंड्स में एक्सेलरेटर देने की वजह से मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो चेंज इन स्पीड कितनी आई? 20। कितने सेकंड्स में भाई? 5 सेकंड में। तो 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 किया तो 5 20 अपॉन 5 4 हो गया। अच्छा अब देखिए जरा, मीटर अपॉन सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड को डिवाइड बाय सेकंड किया तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन s हो गया, विच वुड बिकम मीटर अपॉन s स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम ms माइनस 2 भी करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप कहते हैं 4 ms माइनस 2। तो ये क्या है? ये जो आया है ये क्या है? ये स्पीड का चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या है ये? 5 सेकंड में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, तो हर सेकंड कितने से बढ़ी? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और आप पता है आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या कहते हैं? नहीं पता तो आज समझ लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को एक्सेलरेशन कहते हैं। साइंसेस वाले तो जानते हैं, यकीनन जानते हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं वो नहीं जानते। तो जो नहीं जानता वो इस बात को समझ ले कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, कि स्पीड किस रेट पर बढ़ रही है, हर सेकंड या पर यूनिट टाइम स्पीड कितने से बढ़ रही है। तो स्पीड का जो बढ़ना है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड का जो बढ़ना है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और अगर हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब होगा स्पीड इज डिक्रीजिंग। और पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं डीसेलरेशन, या इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। कॉमर्स वालों के लिए बैक टू बैक डिफरेंट टर्म्स लॉन्च हो रहे हैं, मैं तफसील से समझाता हूं, डोंट वरी, थोड़ा सा इंतजार करें। जो बातें बता रहा हूं बस सुनते चले जाएं।
स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताता है। जो वर्टिकल एक्सिस पे लिखा होता है ना उसका रेट ऑफ चेंज आता है। जब y होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, लेकिन क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे टाइम नहीं होता है, x होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पे टाइम है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलने की जरूरत नहीं है। तो वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अच्छा, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का टॉपिक आप करेंगे ना, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का टॉपिक इसके बाद है, यूनिट 5C। उसमें कभी कभार वो ग्राफ बनवाता है और ग्राफ बनवाने के बाद कहता है टेंजेंट बना के ग्रेडियंट निकालो, तो वो तो निकालने आ गया। फिर कहता है व्हाट दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स, ये ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पता है क्या होता है, बाज़ औक़ात वर्टिकल एक्सिस पे लिखा होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और हॉरिजॉन्टल पे लेट्स सपोज टाइम है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया। और अगर वो ग्रेडियंट पॉजिटिव है, पता है आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया। और अगर वो ग्रेडियंट नेगेटिव है, पता है क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह आई रिपीट, वर्टिकल एक्सिस पे जो लिखा होता है ना उसका रेट ऑफ चेंज होता है। तो अगर बैक्टीरिया लिखा है, अभी इस यहां तो वो चीज नहीं है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के लिए एक माइंड मैपिंग कर रहा हूं। तो अगर कभी वर्टिकल पे जो है बैक्टीरिया लिखा हो, हॉरिजॉन्टल पे टाइम हो, तो ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो चेंज क्या होगा, चेंज वुड बी पॉजिटिव, टाइम बढ़ने पे बैक्टीरिया बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया। ग्रेडियंट नेगेटिव है तो टाइम बढ़ने पे बैक्टीरिया कम हो रहा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज इन बैक्टीरिया। बिल्कुल इसी तरह अगर कभी ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव आए, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड। और अगर ग्रेडियंट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड। तो अगर कभी स्पीड बढ़ रही हो, स्पीड बढ़ रही हो, तो आप समझ लें स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब लिंक करते हैं प्रैक्टिकल बात से। जब कभी गाड़ी चल रही होती है, बच्चा कहता है बाबा गाड़ी बड़ी स्लो चल रही है यार, थोड़ा एक्सेलरेट तो करें, थोड़ा एक्सेलरेटर पे पाँव तो रखें। तो अब्बा कहते हैं बेटा रुको अभी मैं एक्सेलरेटर देता हूँ, एक्सेलरेटर दबाता हूँ। तो उस एक्सेलरेटर को एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके दबाने से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, गाड़ी एक्सेलरेट होती है। तो यहां समझ लें कि स्पीड का जो बढ़ना है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और गाड़ी बड़ी तेज चल रही है, बच्चे घबरा रहे हैं, बच्चे कहते हैं बाबा आगे ट्रैफिक है, थोड़ी गाड़ी स्लो तो करें। तो बाबा हल्का सा ब्रेक पे पाँव रखते हैं, गाड़ी स्लो डाउन होती है। तो जो गाड़ी की स्पीड का कम होना है उसको हम कहते हैं डिसेलरेशन। बच्चे कहेंगे जी बाबा अब गाड़ी आपकी डिसेलरेट हो रही है। तो स्पीड का जो बढ़ना है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, और जो स्पीड का कम होना है उसको कहते हैं डिसेलरेशन। तो rate of change of speed is known as acceleration, and if this acceleration is positive, this means this is a rate of increase in speed, which means the object is accelerating. Positive gradient का मतलब क्या है, object is accelerating. और नेगेटिव ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कम हो रही है। अच्छा अब यहां एक और बात, आपका ग्रेडियंट आपने निकाला, बहुत गौर से सुनिएगा, आपने ग्रेडियंट निकाला और आपका ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन आ गई -5। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछी, एग्जामिनर ने आपसे पूछी है डिसेलरेशन। एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज योर डिसेलरेशन, तो आप क्या कहेंगे, आप समझ जाएंगे कि आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो या डिसेलरेशन निकालनी हो, आपको क्या निकालना है,
आपको स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है। इस बात को पहले जहन में पक्की तरह बिठा लें। एग्जामिनर आपसे एक्सेलरेशन पूछे या एग्जामिनर आपसे डिसेलरेशन पूछे, आपने दोनों सूरतों में स्पीड टाइम ग्राफ का क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है, क्योंकि ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज अ पॉजिटिव टर्म, एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव टर्म है। तो सुनने वाले जब एक्सेलरेट का लफ्ज सुनते हैं ना, तो उनके जहन में आता है कि स्पीड बढ़ रही होगी। सुनने वाले जब एक्सेलरेटर या एक्सेलरेट का मतलब पढ़ते हैं ना, इसका मतलब यह है वो समझ जाते हैं कि स्पीड बढ़ रही है। तो जब एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव टर्म है, जो पॉजिटिव सेंस में समझा जाता है, अगर वो लिखेंगे ना तो साथ ये लिखना जरूरी होगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव टर्म के साथ जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो सुनने वाले जो एक्सेलरेशन सुन रहे थे, जब वो वैल्यू पे नजर डालेंगे, तब वो -5 को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे, कि भाई यकीनन स्पीड कम हो रही है। हालांकि एक्सेलरेशन का लफ्ज उन्होंने पढ़ा तो उनके जहन में इनिशियली ये आया कि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जब उन्होंने वैल्यू 5 देखी ना, तो वो कह रहे हैं हाँ वाकई स्पीड बढ़ रही है। लेकिन जब वैल्यू -5 देखी ना, तो उनके जहन में आ गया नहीं भाई स्पीड बढ़ नहीं रही, स्पीड कम हो रही है। लेकिन जब एग्जामिनर ने डिसेलरेशन पूछी, तो याद रहे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ डिसेलरेशन नहीं बताता, एक्सेलरेशन बताता है। डिसेलरेशन अगर पूछी जाएगी तो आपने डिसेलरेशन 5 देनी है। क्यों भाई? क्योंकि डिसेलरेशन इज अ नेगेटिव टर्म। जब सुनने वाले डिसेलरेशन का लफ्ज सुनते हैं ना, तो उनके जहन में पता है क्या आता है? स्पीड कम हो रही है। जब सुनने वाले डिसेलरेशन का लफ्ज सुनते हैं तो उनके जहन में फौरन ही आ जाता है कि स्पीड कम हो रही है। लेकिन जब सुनने वाले एक्सेलरेशन का लफ्ज सुनते हैं तो उनके जहन में ये आता है स्पीड शायद बढ़ रही होगी, लेकिन फिर उनको इंतजार रहता है कि वैल्यू देखेंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वाकई स्पीड बढ़ रही है, लेकिन अगर वो वैल्यू नेगेटिव हुई तो स्पीड कम हो रही है। लेकिन जब सुनने वाले डिसेलरेशन का लफ्ज सुनते हैं तो उनके जहन में पहले ही आ जाता है कि गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। गाड़ी क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। तो फिर डिसेलरेशन लिखना और इक्वल टू के बाद -5 लिखना तो बेवकूफी वाली बात है ना। तो याद रहे जब डिसेलरेशन लिखते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। जब डिसेलरेशन हम नेगेटिव टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंसर ऑलवेज क्या होगा? आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो कभी एग्जामिनर अगर डिसेलरेशन पूछे और आपका ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा हो, तो आपको याद होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो अगर एग्जामिनर ने आपसे एक्सेलरेशन पूछी होती तो यकीनन आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव आया होता। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपसे डिसेलरेशन पूछी है, इसका मतलब आपका ग्रेडियंट नेगेटिव आया है। लेकिन जब आप डिसेलरेशन का आंसर देंगे तो उसमें नेगेटिव वाली साइन को हटा देंगे। सर जब नेगेटिव आ रहा है तो क्यों हटा रहे? क्योंकि अल्लाह के बंदों आपने डिसेलरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। डिसेलरेशन का मतलब ही नेगेटिव है, इसका मतलब ही स्पीड का स्लो डाउन है, स्पीड का कम होना है। तो फिर नेगेटिव दोबारा क्यों लिखेंगे? तो ये डिसेलरेशन हमारी 5 होगी। तो एग्जामिनर कभी डिसेलरेशन पूछेगा, आपका ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा होगा, तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, आप बोलेंगे ये डिसेलरेशन है। तो डिसेलरेशन नेगेटिव साइन को इग्नोर करके देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी जो बहुत जरूरी थी समझाना, क्योंकि सवालों में ये एक एक मार्क ऐसे कट सकता है कि आपको समझ भी ना आए कि क्या हुआ आपके साथ। तो इसलिए इस चीज की गुफ्तगू, इस चीज का जिक्र करना बहुत जरूरी था। तो मैंने ये ग्रेडियंट की कहानी बता दी। अब आए दूसरी बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम और उसका ग्रेडियंट स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सिस पर स्पीड और टाइम और उसका ग्रेडियंट क्या बताता है? एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में
एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम एक्सिस पे लिखा होता है और इसका ग्रेडियंट हमें स्पीड बताता है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड और टाइम एक्सिस पर लिखा हुआ होता है, और जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ है, क्या मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब लेट सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे ये स्पीड टाइम ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ है, तो अगर मुझे कोई कहता है कि फर्स्ट 15 सेकंड्स में डिस्टेंस बताओ, फर्स्ट 15 सेकंड्स में डिस्टेंस निकालो, ये जो ग्राफ है वो देखे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट 15 सेकंड्स में एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है उसके दरमियान और टी एक्सिस के दरमियान जो रीजन है उसको शेड करना है, और आपको इस शेडेड रीजन का जो है वो एरिया चाहिए। तो अब ये कौन सा एरिया बन रहा है, डायरेक्टली ये ट्रेपीजियम बन रहा है, तो या तो डायरेक्ट ट्रेपीजियम कर लें, या ये भी हो सकता है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल और फिर ट्राइंगल। लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लें। तो यहां अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा, तो डिस्टेंस क्या है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम की हाइट आप देख सकते हैं 10, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पहली पैरेलल साइड 15 और दूसरी पैरेलल साइड 5, 5 से 10 तक दूसरी पैरेलल साइड 5 की है और ये 15 है, तो 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 इज 20 एंड 20 मल्टीप्लाई 5 इज 100, तो ये 100 मीटर आ गया आपका आंसर। इसका मतलब गाड़ी ने 15 सेकंड में 100 मीटर्स का फासला तय किया। तो जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिस्टेंस मिलेगी। देखिए चेक करना चाहते हैं, चेक करते हैं, हाफ इंटू 10, ये 10 तो स्पीड थी, ये मीटर पर सेकंड में थी, 10 जो है मीटर पर सेकंड में था, और ये जो 15 प्लस 5 टाइम है ये सेकंड्स में था, तो सेकंड सेकंड कट गए तो क्या बचा, सिर्फ मीटर बच गया। तो सिर्फ मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो अगर आप हाफ इन जो आपने एरिया लगाया है, फॉर्मूला लगाया है, उसमें अगर आप यूनिट भी रख दें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया और मीटर बच गया। इसका मतलब जो चीज आई वो क्या आई, वो डिस्टेंस आई है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में 4 चीजें हो गई, स्पीड, टाइम, उसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन, और उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमें बताता है डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है ये बात हमने डिस्कस कर ली। अच्छा अब एक काम करें, अच्छा पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं ग्राफ्स, उसके बाद एक साथ लिख लीजिएगा। चले आते हैं यहां पर, 5 ग्राफ्स वहां पर देखे थे, 5 ग्राफ्स यहां भी देखेंगे। वहां पर नेमिंग 1 2 3 4 5 थी, यहां पर ABCDE है। अब देखिएगा वही 5 ग्राफ, जब y और x था तो कांस्टेंट ग्रेडियंट, जब डिस्टेंस टाइम था तो कांस्टेंट स्पीड, और जब स्पीड टाइम है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो है ना वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट दर हकीकत एक्सेलरेट कर रहा है। क्यों भाई, आप देख सकते हैं टाइम बढ़ने पे स्पीड बढ़ रही है, ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव है, टाइम बढ़ने पे स्पीड बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो ग्राफ नंबर ए में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ग्राफ नंबर बी, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट पढ़ते थे तो यहां पर पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है, क्योंकि टाइम बढ़ने पे स्पीड बढ़ रही है, लेकिन स्पीड तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए रेट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड है, और ये इसको हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ तो रही है लेकिन और तेजी से बढ़ रही है, तो वी विल से इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा भाई ग्राफ नंबर सी पे आ जाएं, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट पढ़ते थे,
यहाँ पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ग्रेडियंट तो अभी भी पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं है कि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है या डिसेलरेट हो रही है, नहीं नहीं नहीं। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं है कि गाड़ी डिसेलरेट हो रही है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन 10 थी, अब एक्सेलरेशन 5 हो गई। मतलब पहले स्पीड बढ़ रही थी 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड 10-10 से बढ़ रही थी, अब स्पीड हर सेकंड 5-5 से बढ़ रही है। बढ़ तो रही है स्पीड, लेकिन रेट कम हो गया। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड है, लेकिन वो जो रेट है वो स्लो डाउन हो गया, वो रेट कम हो गया। तो हम कह रहे हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये हो गया तीसरा वाला, सी वाला ग्राफ। अच्छा, डी वाला ग्राफ देखें। डी वाले ग्राफ में आप देखें तो जीरो ग्रेडियंट है। हमने जो y और x देखा था तो जीरो ग्रेडियंट पड़ा था, तो यहाँ ग्रेडियंट को एक्सेलरेशन कहते हैं, तो हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था जीरो स्पीड। जीरो स्पीड का मतलब तो रेस्ट है, क्या जीरो एक्सेलरेशन का मतलब भी रेस्ट है? नहीं, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब पता है क्या है? जब आपके अब्बा जान 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी ले गए, अब्बा ने कहा बस बेटा स्पीड बहुत हो गई, अब हम 100 किलोमीटर पर आवर पे कंटिन्यू करते हैं। तो अब्बा ने जो है एक्सेलरेटर एक ही जगह पे पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि भाई हमारी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, लेट्स मेंटेन इट। तो अब 10 बज रहे थे, स्पीड 100 थी, 10:15 हुए तो भी स्पीड 100 है, 10:30 हुए तो भी स्पीड 100 है, तो स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या गाड़ी रुकी हुई है? अरे नहीं भाई, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे ट्रेवल कर रहे हो, डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रही है। तो आप देखें, अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो आप देखें मुसलसल आपका एरिया जो यहां होगा, ये एरिया कम था, फिर आगे आए तो एरिया बढ़ा। इसका मतलब आपका एरिया बढ़ता जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है। डिस्टेंस तो बढ़ रही है, मतलब डिस्टेंस तो ट्रैवल हो रही है। तो जीरो ग्रेडियंट का यहाँ मतलब जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड कम हो रही, कांस्टेंट स्पीड है। तो यहाँ मैंने लिख दिया जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ग्रेडियंट जीरो है, इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन है। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होगा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड, डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड। डिस्टेंस तो कवर हो रही है, लेकिन कांस्टेंट रेट पे डिस्टेंस कवर हो रही है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगी बात। अच्छा, और फिर ई वाला ग्राफ नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब होगा कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट जो है कांस्टेंट भी है, ग्रेडियंट कांस्टेंट भी है लेकिन नेगेटिव है, तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब होता है डिसेलरेशन। यहां मैंने अलग से लिखा हुआ था नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है डिसेलरेशन, लेकिन ये बात हम पहले ही ऊपर ही कवर कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा इस बात को डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता कि जब हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, व्हिच मींस ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग। तो ई वाला ग्राफ बता रहा है कि स्पीड कम हो रही है। आप देखें, स्पीड कम हो रही है, तो जब स्पीड कम हो रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट ने ब्रेक पे पैर दबाया, 100 किलोमीटर पे थे, ब्रेक दबाया, 80 स्पीड हुई, 60 हुई और फिर 0 हो गई। तो क्या किया हमने? हम डिसेलरेट होते गए, स्पीड हमारी कम होती गई। स्पीड जो है बहुत ज्यादा थी, लेट्स सपोज 15 की स्पीड थी, और 10 सेकंड के बाद स्पीड 0 हो गई। इसका मतलब 10 सेकंड में मैंने 15 से स्पीड को कम कर लिया, तो ग्रेडियंट आएगा 15/10, 1.5। अच्छा, ग्रेडियंट निकालूंगा ना, तो ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन -1.5 आ जाएगी। तो आप समझ जाएंगे गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। अगर एग्जामिनर ने डिसेलरेशन मांगी है तो डिसेलरेशन वुड बी 1.5। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, लेकिन डिसेलरेशन जब लिखेंगे तो फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, डिसेलरेशन का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट और पांचों ग्राफ्स, क्या हम सबको क्लियर हैं?
क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा, अभी छोड़ें, अभी कुछ ना लिखें, अभी कुछ ना लिखें, पहले कॉपी कर लें, जो कुछ कॉपी नहीं किया हुआ पहले कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद एक्नॉलेजमेंट दे दीजिएगा क्लियर एंड डन की, ताकि मैं समझ जाऊं आपने कॉपी भी कर लिया और आपने जो है वो समझ भी लिया है। सही है जनाब, तो मैं आपको दे रहा हूं तकरीबन 2-3-4 मिनट, आप कॉपी भी कर लें और क्लियर एंड डन लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अच्छा जनाब, नॉर्मल ग्रेडियंट वाले ग्राफ्स वाई और एक्स वाले हो गए कवर। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया कवर। अब स्पीड टाइम ग्राफ, उसको भी कवर कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो मैंने नेमिंग करवाई थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 1 2 3 4 5 और स्पीड टाइम ग्राफ में ए बी सी डी, वो नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मुझे कन्वर्जेंस करवानी है। सही है, तब कन्वर्जेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू स्पीड टाइम ग्राफ की। एक मिनट दें मुझे। चले आ जाएं।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब अगर पहला वाला ग्राफ होता है, ये कन्वर्जन हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के दिया हुआ होगा और कहेगा स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, या हमें स्पीड टाइम ग्राफ बना के दिया होगा और कहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने 5 हिस्से जो डिस्कस किए, उन्हीं 5 में से कुछ 2-3 मर्ज होके जो है ना एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, और स्पीड टाइम ग्राफ में जो 5 ग्राफ डिस्कस किए उसी में से जो है वो मर्ज होके एक स्पीड टाइम ग्राफ सामने आएगा। तो ये मैंने इंडिविजुअल पार्ट्स डिस्कस किए हैं जिनको अगर मर्ज कर दिया जाए तो हमारे पास एक ग्राफ एज अ होल आ जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम टू स्पीड टाइम ग्राफ जब कन्वर्जन करनी होगी तो डिस्टेंस टाइम में हमने 5 ग्राफ देखे, इनकी क्या कन्वर्जन होंगी, तो आपके सामने कॉपी मौजूद है, आप जरा कंपैरिजन करें। मुझे 1 मिनट दें, मैं यहाँ पर अलग से कर लेता हूँ, आप कॉपी भी सामने रखें, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। कन्वर्जेंस के नाम से मैं अलग कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि डिस्टेंस टाइम स्पीड टाइम ग्राफ आमने सामने हो जाए। अच्छा जनाब, कुछ चीजें साथ साथ कॉपी हो गई जो हम नहीं भी चाह रहे थे कॉपी होना, बहरहाल वो हो गई है, तो मिटा देते हैं उसको। अच्छा देखें, अब कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो कन्वर्जेंस क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं, ये कन्वर्जेंस जो मैंने वहां लिखी थी आप, मैं यहीं लिख देता हूं ताकि आप कॉपी भी कर लें बआसानी। हम डिस्कस करते हैं बहरहाल, फिर समझ समझ के करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब देखिएगा, अभी आंसर्स पे ना देखें आप, खाली फोकस करें। अब मैं आपसे कहता हूं कि पहला वाला ग्राफ जरा देखिए, पहला वाला ग्राफ क्या बता रहा है? ये पहला वाला ग्राफ जो है ये बता रहा है कांस्टेंट स्पीड। तो अगर कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्जन करनी होगी तो कांस्टेंट स्पीड आप पहले सोचेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये जो हिस्सा है ये कौन सा क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड बता रहा है। तो जब इस हिस्से की कन्वर्जन करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, जब स्पीड टाइम बनाएंगे तो ये वाली लाइन स्पीड टाइम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? तो आप देखें कांस्टेंट स्पीड किस ग्राफ में नजर आ रही है, तो डी वाले ग्राफ में नजर आ रही है। इसका मतलब अगर वन वाले हिस्से को कन्वर्ट करेंगे तो वन वाले हिस्से को किस में कन्वर्ट करेंगे? डी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है वन विल बी कन्वर्टेड टू डी, क्योंकि वन इज अ कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट स्पीड हमें यहां मिल रहा है। अच्छा फिर सेकंड वाले पे आए, सेकंड वाले में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग स्पीड है। तो मुझे बताएं यहाँ कौन सा ग्राफ है जिसमें स्पीड इंक्रीजिंग है? कौन सा ग्राफ है जहां स्पीड इंक्रीजिंग है? तो आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग स्पीड हमें यहां नजर आ रही है। अभी जो इंक्रीजिंग स्पीड वाला ग्राफ है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। तो हमें इस तरह नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि अगर इंक्रीजिंग स्पीड है हमारी तो इन सारे ग्राफ में से स्पीड इंक्रीजिंग कहाँ है, कौन से वाले ग्राफ में? अच्छा याद रखें, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग स्पीड होती है ना, तो इंक्रीजिंग स्पीड तो सब में ही है।
ए में भी इंक्रीजिंग स्पीड है, बी में भी इंक्रीजिंग स्पीड है, सी में भी इंक्रीजिंग स्पीड है, लेकिन ए वाले ग्राफ में स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग स्पीड वाली बात आती है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ इतनी ही सलाहियत है कि वो हमें ये बता सके कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। वो इंक्रीजिंग स्पीड किस रेट पे हो रही है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बता सकता। तो फिर यहाँ पर जो रेट है ना वो कांस्टेंट होता है। स्पीड इज इंक्रीजिंग है लेकिन एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब ये कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें ये तो पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या डिसेलरेट कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब एक्सेलरेशन डिसेलरेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, जब स्पीड इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब स्पीड 10 थी, 15 हुई, 20 हुई, तो इंक्रीजिंग स्पीड से हमें पता चला कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रही है। 5 से 10 हुई, 10 से 15 हुई, एक्सेलरेटर पे पाऊं है। तो यहाँ पर जो इंक्रीजिंग स्पीड है वो कांस्टेंट रेट पे हमने अज्यूम करना है। तो इसका मतलब जब ये सेकंड वाला ग्राफ हम कन्वर्ट करेंगे तो इंक्रीजिंग स्पीड तो ए में भी है, इंक्रीजिंग स्पीड तो बी में भी है, इंक्रीजिंग स्पीड तो सी में भी है, लेकिन इन तीनों में से कौन से ग्राफ में स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है? ए वाले ग्राफ में। तो याद रहे ये सेकंड वाला ग्राफ, तभी ये वाला हिस्सा जब कन्वर्ट होगा स्पीड टाइम ग्राफ में तो वो कन्वर्ट होके ए में कन्वर्ट होगा। तो सेकंड वाला ग्राफ जो है वो ए में कन्वर्ट होता है, याद रहे। इंक्रीजिंग स्पीड है, तीनों ग्राफ्स में इंक्रीजिंग है, लेकिन हमने कौन सा वाला लेना है? ए वाला लेना है जिसमें कांस्टेंट रेट पे इंक्रीजिंग है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड है ना। एक्सेलरेशन क्या चीज है? रेट ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड है, लेकिन स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। लिहाजा 2 वाला ग्राफ जो है वो ए वाले ग्राफ में कन्वर्ट होगा। जो सेकंड वाला ग्राफ है वो इंक्रीजिंग स्पीड का है। अब इंक्रीजिंग स्पीड जो है वो कांस्टेंट है या नहीं? तो आप याद रखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब इंक्रीजिंग स्पीड वाला आएगा, देखिए ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, तो इसलिए हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग स्पीड। लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब यह है कि स्पीड जो इंक्रीज हो रही है वो कांस्टेंटली हो रही है। ग्रेडियंट कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट ग्रेडियंट होता ना, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड होती। ग्रेडियंट तो इंक्रीजिंग है, लिहाजा स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब देखिए सोचें, मैं बता रहा हूं आपको इंक्रीजिंग स्पीड का क्या मतलब है। जब टाइम 1 सेकेंड था, टाइम और डिस्टेंस, तो टाइम जब 1 सेकेंड था तो डिस्टेंस थी 5 मीटर। जब 2 सेकेंड टाइम हुआ तो हमारी जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर हो गई। मतलब पहले सेकंड में हमने 5 मीटर कवर किए थे, दूसरे सेकंड में हमने जो है वो 10 मीटर कवर किए। फिर तीसरा सेकंड आया, पहले सेकंड की स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकंड है। फिर हमारी दूसरे सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारी सेकंड देखें 2 सेकंड में 15 मीटर मिला के हुई है। पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुई, 2 सेकंड मिला के 15 मीटर कवर हुई है। तो सिर्फ सेकंड में कितनी कवर हुई है? तो मैं इसको डाटा को चेंज कर देता हूं थोड़ा ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड में कितना कवर हुई है। तो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर कवर हुई है, सेकंड में 10 मीटर कवर हुई है। तो स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। थर्ड सेकंड में 15 मीटर कवर हुई है, तो स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड हो गई। अब देखिए स्पीड पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड थी, सेकंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर तीसरे सेकंड में
15 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो स्पीड तो इंक्रीजिंग है ना, तो ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, बात समझ आ रही है? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो स्पीड 5, 10, 15 हुई, स्पीड बढ़ रही है। लेकिन आप देखें स्पीड जो बढ़ रही है वो भी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। 5 से 10 हुई, 5 से बढ़ी, फिर 10 से 15 हुई, 5 से बढ़ी, फिर 15 से 20 होगी, फिर 5 से बढ़ेगी, तो स्पीड तो इंक्रीजिंग है, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, मतलब स्पीड तो इंक्रीजिंग है, लेकिन जो इंक्रीजिंग स्पीड है वो कांस्टेंट रेट पे। ऐसा भी तो हो सकता था ना, 15 स्पीड है, अब 17 हो गई, फिर 19 हो गई, तो कभी 2 से बढ़ रही है, कभी 3 से बढ़ रही है, कभी 4 से बढ़ रही है, नहीं, कांस्टेंट से बढ़ रही है। तो याद रहे ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो सेकंड वाला ग्राफ है जिसमें इंक्रीजिंग स्पीड है, इसमें स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब ए वाला कन्वर्जन है, सही है, याद रहे ये बात। सवाल आया था इसलिए मैंने और वजाहत से समझा दिया। तीसरा वाला ग्राफ डिक्रीजिंग स्पीड है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट था, डिक्रीजिंग स्पीड है, तो डिक्रीजिंग स्पीड तो है लेकिन स्पीड इज डिक्रीजिंग at a constant rate, speed is decreasing at a constant rate। तो यहाँ कौन सा वाला ग्राफ है जिसपे कांस्टेंट रेट पे स्पीड डिक्रीज हो रही है? ई वाला ग्राफ है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड कहाँ आ रही है? देखें ई वाले ग्राफ में आ रही है, इसका मतलब 3 वाला जो ग्राफ है वो ई में कन्वर्ट होगा। चलिए चौथे वाले पे आ जाते हैं। चौथे वाले में डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही, जीरो स्पीड है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट रेस्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, और स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? स्पीड इज जीरो, स्पीड इज जीरो। तो अगर ये 4 वाला ग्राफ कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? देखिए मैंने लिखा है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड। कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो पता है नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड जीरो है। देखिए मैं ब्लू में कर रहा हूं, भाई नजर कैसे आएगा? टाइम बढ़ता चला जा रहा है, स्पीड है ही नहीं, स्पीड जीरो ही है। 0 सेकेंड पे स्पीड जीरो थी, 5 सेकेंड तक स्पीड जीरो ही है, तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो अगर कन्वर्जन होगी तो इस तरह की कन्वर्जन होगी, कुछ नजर नहीं आएगा, एम्प्टी होगा, स्पीड हम जीरो दिखाएंगे। अगर ये 4th वाला ग्राफ कन्वर्ट करेंगे तो हम स्पीड जीरो दिखाएंगे। मैंने 4 की कन्वर्जन आपके सामने लिख दी है, एक मिनट, 4th की कन्वर्जन क्या है, कुछ वरना लिखें। 4th की कन्वर्जन मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया है, सही है। तो फर्स्ट की कन्वर्जन डी, सेकंड की कन्वर्जन ए, 3 की कन्वर्जन ई, 4th की कन्वर्जन आपके सामने बना दी। 5th क्या है? 5th है डिस्प्लेसमेंट है और स्पीड नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्पीड की कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इस तरह डिस्टेंस फ्रॉम होम आएगा तो फिर वो कन्वर्ट करने का नहीं कहेगा। जब प्योरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो कन्वर्ट करने का कहेगा। तो ये हमारे सिलेबस की बाउंड्रीज से आउट है, इसमें एक डिटेल डिस्कशन की जाने पड़ेंगे कि भाई नेगेटिव है तो स्पीड टाइम ग्राफ नेगेटिव में चला जाएगा, नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ को नेगेटिव में ले जाना हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ को पॉजिटिव में ही ले जाना है। लिहाजा 5th वाले ग्राफ की कन्वर्जन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ टू डिस्टेंस टाइम। जब डिस्टेंस टाइम टू स्पीड टाइम कर लिया तो अब स्पीड टाइम टू डिस्टेंस टाइम में मुश्किल नहीं है। ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्से का मतलब है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग स्पीड है। आप देखें तो सोचेंगे कैसे? ए वाला ग्राफ इंक्रीजिंग स्पीड है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग स्पीड का है ये वाला, इसका मतलब ए की कन्वर्जन 2 है। अच्छा बी वाला क्या है? बी वाला इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिखा सके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग स्पीड यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन तो दिखा देता है, मतलब स्पीड अगर इंक्रीजिंग है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है, इसका इम्पैक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं दिखा सकता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की इतनी इस्तात नहीं है, लिहाजा जब स्पीड टाइम ग्राफ में ये कर्व आएगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला आएगा या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला आएगा, तो इसकी कन्वर्जन नहीं आ सकती क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा बी और सी के कन्वर्जन हमारे सिलेबस में आएगी नहीं, बल्कि ये
हमारे सिलेबस में क्या ये है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये चीज दिखा ही नहीं सकता, लिहाजा बी वाली चीज और सी वाली चीज की कन्वर्जन हमने नहीं करनी, तो बी एंड सी नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा डी वाली चीज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर कहाँ है, जहां कांस्टेंट ग्रेडियंट है, तो कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ 1 वाला है, लिहाजा डी की कन्वर्जन होगी 1, तो 1 की जब डी थी तो डी की 1 है। इसी तरह ई की कन्वर्जन, ई क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्पीड है, तो डिक्रीजिंग स्पीड हम देख सकते हैं तीसरा वाला ग्राफ है, इसका मतलब ई की कन्वर्जन थर्ड वाली है। तो ये मैंने इंडिविजुअल पार्ट्स की कन्वर्जन आपको सिखा दी, तो अगर 2-3 पार्ट्स की कन्वर्जन एक साथ करनी होगी तो ये सिंगल पार्ट्स की कन्वर्जन अगर आपके जहन में है तो आप आसानी कर सकते हैं। तो मैंने सिंगल कन्वर्जन जो है आपके सामने रख दी, डिस्टेंस टाइम टू स्पीड टाइम और स्पीड टाइम टू डिस्टेंस टाइम, जो कन्वर्जन आ सकती है वो मैंने आपके सामने रख दी। अब आपने सिर्फ ये कन्वर्जन वाली चीज कॉपी करनी है जो शायद आप अब तक कर भी चुके हो। अगर आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई है तो ये और लिख भी लिए हैं तो क्लियर एंड डन लिखते हैं ताकि हम आगे बढ़ जाए। एक एग्जांपल छोटा सा करवाना है इंशाल्लाह, जिसमें मैं 2-3 कन्वर्जन एक साथ करवाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम मुकम्मल कर लेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन, बस टुवर्ड्स एंड इंशाल्लाह। तो बस इसमें क्लियर एंड डन लिखते हैं ताकि आगे बढ़ जाए। सही है जनाब, इसमें कुछ ज्यादा कॉपी तो आपने करना नहीं था, थोड़ा सा ही लिखना था, तो सबने लिख लिया, अल्लाह के फजल से क्लियर भी हो गया, जबरदस्त। ये सिंगल कन्वर्जन आपने जहन में रखनी है आप सबने, सही है। इसके साथ इंशाल्लाह जो है हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं वापस। अच्छा जनाब ये एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी वाइंड अप। बाकी अल्लाह के फजल से हमने सब कवर कर लिया। अच्छा जनाब ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें एग्जामिनर ने आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, सही है, आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आप देख सकते हैं उस स्पीड टाइम ग्राफ में 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज 0 से 10 तक, फर्स्ट 10 सेकेंड्स, तो पहले 10 सेकेंड्स में क्या हुआ, फिर बाकी 10 सेकेंड्स में क्या हुआ, फिर लास्ट 5 सेकेंड्स में क्या हुआ। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में आप देख सकते हैं, पहले ग्राफ को पढ़ें, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग और स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो स्पीड टाइम ग्राफ जैसे ही आपने देखा ना, स्पीड और टाइम, फौरन घंटी बजनी चाहिए। स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो ये घंटी बजनी चाहिए। तो स्पीड टाइम ग्राफ जब बना हुआ देखा तो आपने कहा स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ये सारी बातें इसमें होंगी। फर्स्ट 10 सेकंड्स में क्या हुआ, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, हमने कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्टेज नंबर 1 कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्टेज नंबर 2 कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए ग्रेडियंट 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्रेडियंट 0 है, तो ग्रेडियंट 0 का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन इज 0, ग्रेडियंट इज 0। और लास्ट 5 सेकेंड्स में क्या हुआ, डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट।
तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, क्योंकि स्पीड इज डिक्रीजिंग, और दैट इज व्हाई इस हिस्से को हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग। तो अगर डीसेलरेशन पूछी जाएगी तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, लेकिन जब डीसेलरेशन का आंसर देंगे तो नेगेटिव इग्नोर करके देंगे, सही है ना। तो ये 3 स्टेजेस है, पहले आपने ग्राफ को प्रॉपर ऑब्जर्व करना होता है। तो मैंने ग्राफ प्रॉपर ऑब्जर्व किया, मुझे तीनों स्टेजेस समझ आ गई। अब मैं आता हूं रिक्वायरमेंट पे। पहली रिक्वायरमेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 5। क्या पूछ रहा है, जब टाइम 5 सेकेंड्स है तो उस वक्त बताएं कि एक्सेलरेशन क्या है। तो भाई 0 से लेकर 10 तक कोई भी टाइम की वैल्यू दी जाए, उस पूरे दौरानिये में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 0 से 10 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो टाइम इक्वल्स टू 5 पे पूछी जाए, टाइम इक्वल्स टू 3 पे पूछी जाए, टाइम इक्वल्स टू 9 पे पूछी जाए, हर सूरत में हमें फर्स्ट स्टेज का ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट 10 सेकेंड्स निकालना है, चाहे टी की वैल्यू कोई भी दी हुई हो 0 से 10 के दरमियान, हमें ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट 10 सेकेंड निकालना है। तो अब ग्रेडियंट निकालें, तो पॉइंट्स ले लें। पहला पॉइंट है 10,20 और दूसरा पॉइंट है 0,0। तो सोचें 0,0 और 10,20 का आप ग्रेडियंट निकालें, और वो ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन बताएगा। तो आप m ना लिखें, आप a लिखें। तो 20 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, आपका आंसर आ गया 2। तो आपकी एक्सेलरेशन हो गई 2, और एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ms माइनस 2। अच्छा, अगर किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर, या किलोमीटर h माइनस 2, या किलोमीटर पर आर स्क्वायर, अगर किलोमीटर्स में है तो। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर s माइनस 2, सही है। तो ये एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड इन 25 सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 25 सेकंड्स। तो हम समझ गए 25 सेकंड में एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। तो मैंने कहा एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेता हूं। तो डिस्टेंस इज बेसिकली द एरिया। तो अब या तो आप अलग अलग निकालें 3 स्टेजेस का, या क्योंकि ट्रेपीजियम एक साथ एक शेप बन रहा है, याद रहे जब डिस्टेंस निकालनी होगी तो शेप्स क्या बन सकते हैं। शेप कैन बी अ ट्रायंगल, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ ट्रेपीजियम, कोई भी 2D फिगर हो सकता है, सही है ना। मैंने एग्जांपल दे दिए कुछ, कोई भी 2D फिगर हो सकता है। तो नॉर्मली ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम होते हैं। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये तो हमने ऊपर भी निकाला था, या फिर निकाल लेते हैं। तो हाइट हमारी 20 है, और सम ऑफ पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड 25 है, और दूसरी पैरेलल साइड 10 से 20 तक 10 है। 20 अपॉन 2 इज 10, 10 इंटू 35 इज 350 मीटर्स। 350 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है 25 सेकेंड्स में। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 350 मीटर्स। ये हो गया पार्ट नंबर 2, बहुत सिंपल। पार्ट नंबर 2 के हवाले से शायद कोई सवाल आया है, रेज हैंड हुआ है, तो हम आंसर देते हैं। जी सबा। सर ये मुझे पार्ट 1 समझ नहीं आया। अच्छा सुनो, मैं रिपीट कर देता हूँ, पीछे शोर आ रहा है, वरना मैं माइक अनम्यूट रहने देता। जब बैठा करें क्लास में तो अनम्यूट कोशिश करें, बैकग्राउंड पे कोई शोर ना हो। अच्छा देखें, पार्ट नंबर 1 में मैंने आपसे कहा, एग्जामिनर ने आपसे कहा एक्सेलरेशन निकालें जब टाइम 5 है। एग्जामिनर ने आपसे कहा व्हेन द वैल्यू ऑफ टाइम इज 5। तो अब एक्सिस पे आए, 5 सेकेंड्स पे आए, आपसे पूछा जा रहा है जब टाइम 5 है तो उस वक्त एक्सेलरेशन बताएं। तो भाई टाइम 0 पे, टाइम 1 पे आपसे पूछा जाए, टाइम 2 पे पूछा जाए, टाइम 3 पे पूछा जाए, चाहे टाइम 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 0 से 10 तक कोई भी टाइम पे एक्सेलरेशन पूछी जाए तो आपको पता होता है ये बात। तो आपसे क्या पूछी है भाई, आपसे एक्सेलरेशन पूछी है।
जब आपसे एक्सेलरेशन पूछिए तो आपने कहा एक्सेलरेशन का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि जब स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और एग्जामिनर आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो इसका दरअसल मतलब ये है कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है। अब आपने जब ऑब्जर्व किया तो जब टाइम की वैल्यू 5 थी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ टाइम इक्वल टू 5 t इक्वल टू 5 पे तो नहीं है ना, ये स्ट्रेट लाइन तो 0 से लेकर 10 तक है। इसका मतलब 0 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू आपको दी जाए, अगर ये आपसे पूछते ना एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 9 या टाइम इक्वल्स टू 8, तो कोई भी टाइम की वैल्यू पूछी जाए आप उसी स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे, और जब उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो ग्रेडियंट जो है वो आपकी एक्सेलरेशन बता देगा। तो टाइम की वैल्यू 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती, हमारा कंसर्न नहीं है, हम हर सूरत में ग्रेडियंट फर्स्ट 10 सेकंड्स का, ये जो स्ट्रेट लाइन है 0 से 10 तक, उसी का ग्रेडियंट निकालते। तो ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट 10 सेकंड जो है वो सेम है और वो है 2। तो पहले 0 पे, 0 जब टाइम था स्पीड 2 थी, 0 थी, जब 1 सेकंड गुजरा स्पीड 2 हो गई, 2 सेकंड हुए स्पीड 2 से और बढ़ गई, 2 से बढ़ते 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 10 सेकंड में स्पीड 20 हो गई। सही है जनाब। तो ये हमारा पार्ट 1 की वजाहत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई बात। अच्छा अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द होल जर्नी। अब आपने सबसे पहले सोचा चले सही है बनाते, आपने जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए एक्सिस बनाई, सही जनाब, आपने जो है वो एक्सिस बनाई, आपने लेबलिंग की, आपने लेबल किया डिस्टेंस इन मीटर्स। अच्छा ये स्केच होता है, ड्रॉ जो होता है ना ये स्केचिंग होती है बेसिकली। ऑन द ग्रिड बिलो, बाज होगा ग्रिड देगा, ग्रिड नहीं देगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऑन द ग्रिड बिलो स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसा भी कहता है। द डिस्टेंस मीटर्स में है, टाइम सेकंड में, आपने लेबल की। अच्छा अब देखें, अब जब आपने स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आना है तो फिर आपने हर स्टेज वाइज बात करनी है। याद रखें जब हम कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन इज ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप, all stages to be converted, all stages to be converted, ये बात याद रखें आप। जब आपने कन्वर्जन करनी होती है तो वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पहली स्टेज, आइए पहली स्टेज की बात करते हैं। पहली स्टेज इंक्रीजिंग स्पीड, पहली स्टेज में इंक्रीजिंग स्पीड है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग स्पीड कैसे दिखाते हैं? इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब होता है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग स्पीड। फिर आपने कहा सेकंड स्टेज, मैं यहां नेमिंग कर रहा हूं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो मैंने स्टेज नंबर 1 बना ली और इसकी कन्वर्जन अभी मैंने आपके सामने रखी थी कि इस स्ट्रेट लाइन की कन्वर्जन ये कर्व होती है, इंक्रीजिंग स्पीड। अच्छा फिर सेकंड स्टेज देखें, कांस्टेंट स्पीड। हाँ डिस्टेंस तो बढ़ रही है, डिस्टेंस तो ट्रैवल हो रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड कैसे बनाते हैं? कांस्टेंट स्पीड, स्टेज 2, स्टेज 2 इज कांस्टेंट स्पीड। और टाइम भी साथ साथ लिखते जाएं। अभी मैं डिस्टेंस की वैल्यूज लिखूंगा, टाइम की वैल्यूज लिखते जाएं। टाइम की वैल्यू पहली स्टेज तक 10, दूसरी स्टेज खत्म हुई तो टाइम की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 20। अब लास्ट स्टेज की बात करते हैं। लास्ट स्टेज में क्या हुआ? स्टेज नंबर 3 डिक्रीजिंग स्पीड, और डिक्रीजिंग स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट रेस्ट आ गया, रुक गया। तो डिस्टेंस लेबल्ड है ना, तो डिस्टेंस तो बढ़ती रहेगी, डिस्टेंस थोड़ी कम होनी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ऊपर जाएगा तो ऊपर ही ज्यादा चला जाएगा, याद रहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नीचे नहीं आता। हाँ डिस्टेंस फ्रॉम होम या डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट हो तो फिर नीचे आ सकता है, लेकिन यहां नीचे नहीं आएगा।
यहाँ ग्राफ ने ऊपर ही जाना है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मजीद ऊपर जाएगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मजीद ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड स्टेज है ये डिक्रीजिंग स्पीड है, तो डिक्रीजिंग स्पीड कैसे दिखाई जाती है? डिक्रीजिंग स्पीड तो ऐसे दिखाई जाती है, डिक्रीजिंग स्पीड तो ऐसे दिखाई जाती है जैसे मैंने दिखाई। तो ये डिक्रीजिंग स्पीड के साथ 25 सेकंड मुकम्मल हो गए और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल होना बंद हो गई। तो ये हो गई आपकी स्टेज नंबर 3। तो स्टेज नंबर 1 आप ऊपर जो मैंने कन्वर्जन बताई उससे मैच भी कर लें। ये वाला हिस्सा इसमें कन्वर्ट हुआ, ये वाला हिस्सा इसमें कन्वर्ट हुआ, और ये वाला हिस्सा इसमें कन्वर्ट हुआ। तो इंक्रीजिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड होता है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक मसला हो गया इस ग्राफ में, हमने डिस्टेंस की वैल्यूज नहीं लिखी। 25 सेकंड बाद, 25 सेकंड बाद डिस्टेंस कितनी थी? 25 सेकंड बाद डिस्टेंस कितनी थी? तो वो मैंने पार्ट 2 में निकाल ली, 350 मीटर। लेकिन जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा तो भाई सिर्फ ये फाइनल नहीं बतानी, बल्कि आपने हर स्टेज बतानी है, हर स्टेज के एंड में आपने डिस्टेंस बतानी है। जब 10 सेकंड्स दिखाया तो उस वक्त डिस्टेंस बतानी है कितनी हुई थी, जब 20 सेकंड्स दिखाया तो उस वक्त बतानी है कितनी डिस्टेंस हो चुकी थी, और फिर 25 पे दिखानी थी, 25 वाली दिखा दी, अब 10 वाली नहीं दिखाई। तो आइए स्पीड टाइम ग्राफ पे आते हैं और फर्स्ट 10 सेकंड की डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूं, फर्स्ट 10 सेकंड्स की डिस्टेंस बताएं। तो फर्स्ट 10 सेकंड्स में ट्रायंगल बन रहा है, तो डिस्टेंस नंबर 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 100 मीटर्स। मतलब जब 10 सेकंड मुकम्मल हुए तो स्पीड टाइम ग्राफ का जब मैंने एरिया निकाला, ट्रायंगल निकला। देखिए मैं शेड भी करता जा रहा हूं। पहली स्टेज का जब मैंने एरिया निकाला तो मुझे 100 मीटर आंसर आया, मतलब मैं जब 10 सेकंड मुकम्मल हुए तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो चुकी थी। तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 100 मीटर दिखाना है, सिर्फ 100 लिखूंगा, खैर मीटर तो ऊपर लिखा हुआ है, 100 लिखकर दिखाना है। अच्छा, फिर सेकंड स्टेज में कितनी डिस्टेंस कवर हुई? तो निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस टू, रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 20, 200 मीटर, डिस्टेंस टू 200 मीटर। लेकिन यहाँ पर मैं 200 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर ये लिखूंगा 20 सेकंड मुकम्मल होने के बाद टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई। फर्स्ट 10 सेकंड्स, तो इसके बाद बीच के 10 सेकंड्स, तो कुल मिला के 20 सेकंड्स में क्या हुआ? कुल मिला के इन 20 सेकंड्स कितनी डिस्टेंस कवर हुई है? 300 मीटर्स। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 मिला दें, तो इसका मतलब जब 20 सेकंड मुकम्मल हुए तो 300 मीटर कवर हो चुके थे, तो यहाँ पर 300 आएगा। 10 सेकंड के एंड में कितने कवर हो चुके थे? 100। 20 सेकंड के एंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो चुकी थी? 300। और फिर फाइनली जब 25 सेकंड मुकम्मल हुए तो डिस्टेंस 3 निकालता हूं, डिस्टेंस 3 ट्रायंगल बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 50 मीटर आ गया। तो आप देख सकते हैं जब डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3 मिला दी तो आंसर 350 आ रहा है। और ये 350 तो मैंने पहले से लिख दिया था, क्योंकि पार्ट 2 का आंसर मुझे वही बता रहा था। तो याद ये रखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कन्वर्जन में एक तो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होगी, स्टेज बाय स्टेज कन्वर्जन होगी। सेकेंड बात, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा या स्पीड टाइम ग्राफ जो भी बनेगा, एक्सिस लेबल होनी चाहिए। हर स्टेज के एंड में टाइम और डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना था तो हर स्टेज के एंड में टाइम और उस वक्त तक की डिस्टेंस बतानी थी। तो फर्स्ट 10 सेकंड में 10 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस, फिर 20 सेकंड होने में 20 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस कितनी, और 25 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस कितनी। ये तीनों वैल्यूज डिस्टेंस की जो है 100, 300, 350 बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। फुल मार्क्स के लिए तीनों दिखानी है, और टाइम की भी तीनों वैल्यूज दिखानी है, 10, 20 और 25। इसके साथ इंशाल्लाह हमने जो एक्सप्लेनेशन वाली बात है उसको मुकम्मल कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इसको कॉपी कर लेना है। इस पूरे एग्जाम्पल को अपने अच्छा खासा लिख भी लिया होगा, इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद क्लियर एंड डन लिख दें।
ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आप सबको ये प्रॉपर समझ आ गया है। फिर आपने क्या करना है मैं बताता हूं, पहले कॉपी करने फिर बताता हूं। क्लियर एंड डन, फटाफट लिख दें। अच्छा, अब जो है तकरीबन बच्चों ने कॉपी कर लिया है। बहरहाल जिसने अगर कॉपी नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से वो कॉपी करता रहे क्लास एंड होने के बाद या बाद में। तो अल्लाह के फजल से हमने यहाँ काइनेमेटिक्स को डिटेल में जाके हर बारीक बात को मैंने कवर करवा दिया है अल्लाह के फजल से। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तमाम नोट्स जो मैंने लिखवाए हैं कल और आज की क्लास में उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद आपने पास सिलेबस के सवाल शुरू कर देने। बस दबा के पास सिलेबस के सवाल आपने करने हैं और भरपूर अंदाज में सवालात करके आपने नेक्स्ट क्लास यानी कि ट्यूसडे को लाने हैं। 2 दिन आपके पास हैं, काइनेमेटिक्स के भरपूर अंदाज में सवालात करें और दबा के सवालात करें। जो भी मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप 70-80% सवालात बआसानी कर पाएंगे। जो मुश्किल सवालात हैं, जो बड़े-बड़े सवाल हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं या किसी पार्ट में आपको मसला है, उन सवालात को आप ज़रूर लाइएगा। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम जो है सवालात को प्रॉपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।